गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को अपना अपना हालचाल बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, ये बता दीजिएगा। सीईटी बच्चों 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग खुश होंगे क्योंकि आप लोग जो निरंतर तैयारी करते आ रहे हैं, तो आपको अब लगने लगेगा कि जो हमने पिछले टाइम से मेहनत करना स्टार्ट किया था उसका सही परिणाम हमें सही समय पे मिलेगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। और आज से आपके सीटी 2025 के फॉर्म जो हैं वो भरे जाने स्टार्ट होंगे। पूरी की पूरी जो मेरे बच्चों जानकारी की वीडियो है वो आप आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम के ऊपर जाके देख सकते हैं। और फिर भी आपके जो भी डाउट आते रहेंगे, आपके डाउट्स जितने भी आते रहेंगे, उनके ऊपर मैं निरंतर आपके लिए आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम के ऊपर यूट्यूब क्लास या यूट्यूब जो वीडियो है लेके आता रहूंगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। और कल मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि 2-3 दिन से जो है ना, मेरे इलाके के अंदर लाइट की बड़ी इशू चल रही है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कल अपनी क्लास पूरी हो नहीं पाई थी। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? अपने हरियाणा की मिट्टी पढ़ रहे थे। और हरियाणा के अंदर मैं आपको 5 प्रकार की मिट्टी पढ़ा चुका था, ठीक है। छठे प्रकार की मिट्टी जब पढ़ रहे थे तब मेरे बच्चों समस्या हुई थी। तो छठे प्रकार की मिट्टी दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। छठे प्रकार की मिट्टी को हम बोलेंगे शिवालिक मृदा, गिरिपादीय मृदा। गिरिपादीय मृदा भी हमने कवर कर ली थी, शिवालिक मृदा भी हमने कवर कर ली थी। बताया था मैंने, जगाधरी के अंदर गिरिपादीय मिट्टी को कंदी के नाम से जाना जाता है बच्चों। और तीसरी जो थी वो थी चट्टानी मृदा, ठीक है। तो यहां हम चर्चा करेंगे चट्टानी मिट्टी की। और चट्टानी मिट्टी का विस्तार आपको हरियाणा में दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, चट्टानी मृदा का विस्तार कौन से इलाके में देखने को मिलेगा? अरावली इलाके के अंदर, या हम बोल सकते हैं दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा बोल सकते हैं, या मेरे बच्चों बोल सकते हैं अरावली क्षेत्र। तो दक्षिण हरियाणा और अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी आपको? चट्टानी मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, कल वाली क्लास में प्रॉब्लम थी और वहीं से हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 6 प्रकार की मिट्टियां आपको ध्यान रखनी है। और अब हम मिट्टी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। और फिर ये टॉपिक कंप्लीट करके एक नए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। नया टॉपिक हम पढ़ेंगे कृषि और पशुपालन, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई कि बताइएगा हरियाणा में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तो बच्चों, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना, एक तो इसका उत्तर आपसे पूछेगा रंग के अंदर। जब आपसे रंग पूछ ले तो आप बोलेंगे पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पीले भूरे रंग की कौन सी मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक आपसे पूछेगा कि भाई रंग नहीं, आप टाइप बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे, रेतीली दुमट्टी मिट्टी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर क्या है? पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे,
या तो ऑप्शन में मिलेगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, या ऑप्शन में मिलेगा रेतीली दुमट्टी मिट्टी। ठीक है ना। तो ये हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हरियाणा के अंदर एक ऐसी मिट्टी है जहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है, कमी है उस मिट्टी में, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के चलते वो मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है बच्चों। तो नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी वाली लाल चेस्टनट मिट्टी आपसे पूछेगा कहां पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी, तो आपको बोलना है ये मिट्टी हरियाणा के यमुनानगर जिले में बच्चों पाई जाती है। कहां पाई जाती है ये, यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। गुरुजी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, कैमरा में ब्लर, कैमरा आज तो ठीक है भाई, आज कहाँ दिक्कत हो रही है यार, आज भी दिक्कत हो रही है। तुम यार ऐसे मत करो, कहाँ ब्लर है देखो। मेरे हिसाब से आंखों में जाड़ा आ चुका है तुम लोगों के, हैं भाई। आज तो ब्लर नहीं हो रहा यार। ये लीजिएगा, ब्राइटनेस कम कर देता हूँ फिर। सर जी धुंधला धुंधला दिखा है। भाई मैं धुंधला दिखूं हूं, का अक्सर धुंधले दिखे हैं। हैं बच्चों। भाई अक्सर तो साफ दिख रहे हैं यार, ऐसे तो मत करो तुम। सर जी आप लाल हो गए हो, हाँ। तो आपको अक्सर अच्छे दिखने चाहिए, बस अक्सर की तरफ ऊपर ध्यान रखो तुम, मेरी तरफ ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट जो है, आपको यहां पर ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जिन इलाकों के अंदर बाढ़ का पानी चला जाता है ना, जिन निचले इलाकों में बाढ़ का पानी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, उन इलाकों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको कांप मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांप मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहां की मिट्टी क्या कहलाती है बच्चों, कांप मिट्टी कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लवणता के कारण, लवणता का मतलब सैलिनिटी होता है, जहां पर मेरे बच्चों सिंचाई ज्यादा की जाती है और जल ज्यादा छोड़े जाने के कारण उस मिट्टी के अंदर जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाए, तो जल फिर उस मिट्टी के ऊपर पड़े रह रह के एक सफेद रंग की चादर तैयार कर देता है। उस सफेद रंग की चादर को हम क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं, नूनी बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं। तो लवणता के कारण जिस मिट्टी की उर्वरता, उर्वरता का मतलब होता है फर्टिलिटी, जिस मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है ना बच्चों, तो जिस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाएगी लवणता के कारण, उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, रे या कल्लर मिट्टी बोलेंगे। कौन सी मिट्टी बोल देंगे उसे, रे या कल्लर मिट्टी बोल देंगे। ठीक है, हाँ सर सही दिख रहा है। हाँ तो अक्सर सही दिख रहे हैं ना, तो अक्सर के ऊपर काम करना है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ मैं धुंधला दिखूं या मैं ना भी दिखूं तो चल जाएगा, लेकिन अक्सर साफ दिखने चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई हरियाणा की, यदि लवणता का जिक्र हुआ है ना, तो हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि जो है वो लवणता से ग्रसित है, याद रखेंगे। तो ध्यान रखना है हरियाणा की लगभग
एक तिहाई भूमि, या हम बोल सकते हैं 33%। तो मेरे बच्चों, हरियाणा की एक तिहाई या 33% जो भूमि है ना, वो किससे ग्रसित है? वो लवणता से ग्रसित है। और लवणता बच्चों कहाँ आती है? हरियाणा में जहां सिंचाई ज्यादा की जाती है। और ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाएगी? जहां धान ज्यादा होता है, पैडी ज्यादा होता है। और धान ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? सर जी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद, यहाँ पर धान ही धान होता है। तो वहां पर लवणता वाली भूमि, सेम वाली भूमि, नूनी वाली भूमि आपको नजर आएगी। ठीक है बच्चों, हमारी भूमि में सुधार लाने के लिए एक निगम स्थापित किया गया। उसको बोलते हैं हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HLRDCL। ये इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। HLRDCL की फुल फॉर्म होगी हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, विकास एवं निगम लिमिटेड। मेरे बच्चों, हम बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय होगा पंचकुला के अंदर। लवणता वाली जो भूमि है ना, लवणता वाली भूमि में सुधार लाने के लिए नीदरलैंड देश के सहयोग से हरियाणा सरकार काम कर रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो लवणता में सुधार लाने हेतु 1994 में, जब भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और वो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कौन से देश के सहयोग से? नीदरलैंड्स देश के सहयोग से। हरियाणा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बच्चों। कौन सा प्रोजेक्ट? हरियाणा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, बातें हुई क्लियर? हाँ बिल्कुल, HSSC के अंदर CET का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, इसके ऊपर आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा शाम तक। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो है उनको लेकर एक वीडियो आज शाम तक मैं ले आऊंगा। तो लवणता में सुधार लाने के लिए, तो बच्चों अपना मिट्टी वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। और सारे के सारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एडिंग डाल लीजिएगा भाई, कृषि पशुपालन। हेडिंग डाल लीजिएगा हरियाणा में कृषि पशुपालन। आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों कि अपने हरियाणा के अंदर गठन के बाद लंबे समय तक अपने हरियाणा की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार रहा है वो क्या रहा है बच्चों? कृषि रहा है, खेती बाड़ी रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को खेती बाड़ी के अंदर, कि गठन के बाद लंबे समय तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार
हरियाणा की अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा है मेरे बच्चों, वो क्या रहा है गुरुजी? कृषि रहा है, खेती बाड़ी रहा है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अपने हरियाणा की जो अधिकतर भूमि है बच्चों, वो कृषि योग्य है। और अधिकतर भूमि का मैं जिक्र करूं तो 86% भूमि हमारी कृषि योग्य है। ठीक है, मतलब 86% ऐसी भूमि है जहां पर हम आराम से खेती कर सकते हैं। तो ये आंकड़े पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता के चल रहा हूं कि हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है भाई? 86% भूमि जो है ना, कृषि योग्य है। अब तुम्हारी क्लास में पता नहीं क्यों ब्लर होता है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने एक क्लास और ली है, वहां बिल्कुल सही चल रहा था। और मैंने ग्रुप में भी बोला था, किसी ने नजर तो नहीं लगा दी है क्लास को, है भाई? हाँ, अब तुम्हारी क्लास में पता नहीं लवणता क्या होती है। लवणता मतलब होती है नूनी। जे तमें गाम मत आओ हो तो तमने बेरा है भाई नूनी हुआ है। और नूनी का मतलब क्या होया कर है बच्चों? आपने जमीन के ऊपर एक सफेद रंग की लेयर देखी होगी, देखी है या नहीं देखी है? गुरुजी देखी है, तो उसी को नूनी बोलते हैं। सेम वाली जमीन के ऊपर ये आती है। सेम कहाँ आती है? जहां पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो पानी फिर क्या करेगा? उस मिट्टी के ऊपर, उस जमीन के ऊपर लंबे समय तक पड़ा रहेगा और पड़े रह रह के एक सफेद रंग की चादर तैयार कर देता है। और वो ऊपर जो सफेद रंग की चादर आपको नजर आएगी, जो नमक के जैसी प्रतीत होती है, उसी को हम लवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। ठीक है। तो 86% भूमि कृषि योग्य है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई 86% भूमि यदि कृषि योग्य है, तो हरियाणा के अंदर क्या 86 की 86% भूमि के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है? नहीं। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी की जाती है, वर्तमान में हरियाणा में 80% भूमि पर बच्चों क्या है? कृषि की जाती है। एक कृषि योग्य हो जाना और एक खेती बाड़ी करना, दोनों बातें क्या होंगी बच्चों? अलग अलग होंगी। तो कृषि योग्य भूमि कितनी है गुरुजी? 86%। खेती कितने पे की जाती है? 80% भूमि के ऊपर। कितने पर? 80% भूमि के ऊपर। हम बात करें तो अपने हरियाणा की बच्चों कितनी जनसंख्या है जो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करती है? तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की लगभग 70% जनसंख्या, हरियाणा की लगभग 70% जनसंख्या कृषि और कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर करती है बच्चों। खेती और खेती से जुड़े हुए जो धंधे होंगे, तभी तो हमारी लंबे समय तक अर्थव्यवस्था का आधार, बैकबोन ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, वो क्या रहेगी? एग्रीकल्चर रहेगी। तो कृषि और कृषि संबंधित कार्यों से क्या है? जुड़ी है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रतिशत जनसंख्या? 70% जो हरियाणा की जनसंख्या है वो खेती और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। तभी तो बोलते हैं हरियाणा किसान और जवान का प्रदेश है। ठीक है बच्चों, छोटा सा अपना हरियाणा है और ये छोटा सा अपना हरियाणा बड़ा कमाल का काम करता है खेती बाड़ी के मामले में। और कमाल का काम करता है तो इस छोटे से हरियाणा को जो है ना, वो हम अन्न का कटोरा बोल देते हैं। अन्न का कटोरा बोल देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसको दान का कटोरा भी बोल देते हैं, क्योंकि बासमती चावल के निर्यात में बच्चों अपना हरियाणा सबसे ऊपर चलता है। उत्पादन में नहीं, निर्यात में। तो दान या चावल का कटोरा भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसको गेहूं की टोकरी भी बोलते हैं।
गेहूं की टोकरी, यानी कि छोटा सा अपना हरियाणा बड़े स्तर पर गेहूं का उत्पादन करता है। इंग्लिश में तुम व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया बोल सकते हो। पंजाब को भी बच्चों गेहूं की टोकरी बोलते हैं, हरियाणा को भी गेहूं की टोकरी बोलते हैं। साथ ही साथ इसे फूड मशीन कहा जाता है। ये पेपर में पूछा गया था कि भाई फूड मशीन किसे कहा जाता है। फूड मशीन का मतलब है जो खाद्यान्न मशीन, खाए जाने वाले अन्नों का उत्पादन बड़े स्तर पे करता है अपना हरियाणा, इसको हम खाद्यान्न मशीन भी बोल देंगे। तो खेती बाड़ी में अपने हरियाणा को इन नामों से क्या है, पुकारा जाता है बच्चों। ठीक है भाई, समझ में आई बात? बिल्कुल गुरुजी, आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं कि अपना हरियाणा फसलों का सिर्फ उत्पादन ही नहीं करता, बल्कि भाई उत्पादन करके उनका निर्यात भी बड़े स्तर पे करता है। और जितने भी देश के अंदर गोदाम हैं, उन गोदामों के अंदर अनाज भरने के मामले में अपना हरियाणा भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। तो ध्यान रखना है कि खाद्य भंडारण के क्षेत्र में हरियाणा का जो भारत में स्थान होगा, वो मेरे बच्चों दूसरा स्थान होगा। जितना भी गोदामों में अनाज भरा हुआ है, उन गोदामों में अनाज भरने के मामले में मेरे बच्चों अपना हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। तो आपके दिमाग में आएगा गुरुजी फिर पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अपना बड़ा भाई है, और अपना बड़ा भाई है पंजाब। तो बच्चों गोदामों में जो अनाज भरा हुआ है ना, वो पंजाब का पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे अपने हरियाणा का। तो अपना हरियाणा जो है ना, वो सिर्फ अनाज उत्पादित करने के साथ साथ अपने हरियाणा के लोगों का ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों का भी पेट भरने का क्या करता है, काम करता है। तो खाद्य भंडारण में अपने हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान होगा बच्चों? दूसरा स्थान होगा। और पहला स्थान किसका होगा? पहला स्थान जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, पंजाब का होगा। ठीक है। अब अपने हरियाणा के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं वो कितने प्रकार की उगाई जाती हैं? फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। और फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे किसके आधार पे? ऋतुओं के आधार पे। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पढ़ते हैं? 4 प्रकार की। हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं पढ़ाई? 3 प्रकार की। तो भारत में मेरे बच्चों जो फसलें हैं ना, वो कितने प्रकार की उगाई जाती हैं ऋतुओं के आधार पे? 3 प्रकार की। तो भारत में ऋतुओं के आधार पे जो फसलें उगाई जाती हैं वो याद रखेंगे। बच्चों भारत में फसलों का जो प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा कि भारत के अंदर 3 प्रकार की फसलें गुरुजी उगाई जाती हैं। और ये 3 प्रकार की फसलें कौन सी होंगी? ये 3 प्रकार की फसलें होंगी भाई, एक रबी फसल, रबी क्रॉप्स बोल देंगे। एक को बोलेंगे खरीफ फसल। और मेरे लाडले बच्चों, एक इनके बीच में बोई जाती है भारत के अंदर जायद फसल। ठीक है। तो भारत के अंदर ये 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भाई हरियाणा में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हरियाणा में किसान ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की फसलें उगाता है? किसान परिवार से आते हो तुम सारे के सारे, तो ये टॉपिक तो तुम्हें वैसे ही उड़ा देना चाहिए, बिना पढ़े ही आना चाहिए कि भाई हमारे गांव के अंदर जो अपने चाचे ताऊ हैं खेती बाड़ी करते हैं, वो साल में कितने प्रकार की बच्चों फसल लेते हैं? तो गुरुजी वो लेते हैं 2 प्रकार की फसल। बहुत बढ़िया।
तो ये दो प्रकार की जो फसलें होंगी हरियाणा के अंदर, उसमें मेरे बच्चों एक तो अपने चाचे ताऊ जो हैं सर्दियों में फसल बोते हैं जिसमें गेहूं शामिल है, तो गेहूं जो हो जाएगी वो रबी की फसल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, एक अब गर्मी में बो रहे हैं भाई, ठीक है। चाचे ताऊ जो है ना वो गर्मी में बो रहे हैं, और ऐसी ऐसी गर्मी में खेत में जाके काम करोगे तो मेरे बच्चों तुम्हें लगेगा कि पढ़ना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो पढ़ाई तो है ना वो बहुत आसान है, और इस पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत बिल्कुल मेरे बच्चों आपको छांव में बैठ के कूलर पंखे के नीचे बैठ के टेबल मेज बढ़िया मिलेगी, तब जाके आपको मेहनत करनी है। और अपने जो चाचे ताऊ खेत में पसीने सुबह से शाम तक, उस मेहनत को देख के तो पढ़ाई वाली मेहनत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रबी की फसल होगी और खरीफ की फसल होगी। तो हम हरियाणा में फसलों का टाइप ऋतुओं के आधार पे जब पूछें तो आपको बोलना है कि दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। है बच्चों। शिवालिक मिट्टी हरियाणा के दक्षिण में कैसे हो गई, देख लो भाई, ऐसे ऐसे खपिटर हैं। शिवालिक मिट्टी मैंने कल पढ़ा दी थी, और शिवालिक मिट्टी मैंने उत्तर पूर्व में बताई थी, ठीक है। तुम इतना दिमाग क्यों पेलते हो। मैंने यहां पर चट्टानी मृदा बताई है, शिवालिक तो मैंने लिखा ही नहीं छोटे भाई, चट्टानी है। गर्मी ज्यादा दिमाग में चली गई ओ भाई, गर्मी दिमाग में बढ़ गई दोस्त। बर्फ बुर्फ सिर के बांध के ऊपर को टोपा उड़ ले तो दिमाग ठंडा रहेगा। तो कल मैंने क्या बताया था वो आपको पता नहीं। हाँ, चाचा ताऊ पिता माता। चलेगा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे भाई, कौन सी खेती कहाँ ज्यादा होती है। जो पढ़ा रहा हूँ एक बार उसके ऊपर ध्यान दे लो यार तुम लोग तो ऐसे हो कि भाई मेरे को ही सिखाने पे तुले हो कि गुरुजी ऐसे पढ़ाया जाता है। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो यार तुम। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है पहले ही, और फिर ऊपर से तुम जो है ना ऐसे ऐसे कारनामे करते हो कमेंट में कि मेरे को हंसी भी आती है, फिर मेरे को ये लगता है कि यार बच्चे तो अपने ही है, क्या हंसना है इनके ऊपर। तो बात करेंगे रबी फसलों की, और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी रबी क्रॉप्स बोलना है, इनको रबी फसलें, ठीक है ना। ओ हो भाई, सही को ब्लर तो होने लग रहा है। चलिए एक मिनट रुको। भाई पेपर के समय मैराथन लेके आएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ते रहो बस, ठीक है। हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से छपेगा पेपर, तुम्हें फिर धोखा लगेगा कि यार क्लास में हम फालतू बातें करते थे, जो बता रहा था वही तो आया हुआ है पेपर में। तो फिर तुम्हें धोखा लगेगा, इसलिए चुपचाप पढ़ते रहो। रबी की जो फसल होती है भाई, एक बार आपको ध्यान रखना है कि ये रबी की जो फसल होती है ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको आषाढ़ी फसल कहा जाता है। तो रबी की फसलों का दूसरा नाम याद रखेंगे, रबी की फसलों का दूसरा नाम याद रखेंगे बच्चों। कौन सी फसल होती है ये, आषाढ़ी फसल होती है ये। आषाढ़ी फसल किसे कहा जाता है, रबी की फसल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनको कब बोया जाता है, बोए जाने का समय, बोए जाने का समय होता है लाडले बच्चों अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अब एचएसएससी जो है ना अपना जबरदस्त बोर्ड है। कैसे है जबरदस्त बच्चों, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रबी की जो फसल है ना कब बोई जाती है, और ऑप्शन में अक्टूबर भी दे दिया, ऑप्शन में नवंबर भी दे दिया। अब बच्चे बोले कि सर आपने तो अक्टूबर नवंबर पढ़ाया था,
दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए। तो बच्चों यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको नवंबर बोलना है, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर किसान रबी की फसल नवंबर में ही बोते हैं। कब बोते हैं? नवंबर में ही बोते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, नवंबर में बोएंगे, बिल्कुल बोएंगे। उसके बाद आ जाओ फिर तुम, काटे जाने का समय क्या होगा लाडले बच्चों? हार्वेस्टिंग जो टाइम पीरियड होगा, हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड वो होगा मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में बच्चों जो हमने फसल अक्टूबर नवंबर में बोई, उसको हम लेंगे काट, और काट के ले आएंगे अपने घर के अंदर, उनको बोल देंगे हम रबी की फसल। ठीक है बच्चों, जब ये रबी की फसल बोई जाती है ना, तो रबी की फसल जब बोई जाती है तो इसकी बुआई का प्रतीक माना जाता है एक नृत्य, और उस नृत्य को बोलते हैं मेरे बच्चों लूर नृत्य। लूर नृत्य, ठीक है ना। लूर का मतलब क्या होता है? लड़की होता है। तो लूर इज इक्वल टू लड़की। क्योंकि मेरे बच्चों शादी के बाद नहीं को नहीं कह दिया करते हरियाणा में कि बस लूर काट दिया। लूर काटने का मतलब जुलूस काटना। और मेरे बच्चों फिर सीधी सी बात है भाई, ब्लेम आओगा बेचारी बहू के ऊपर कि भाई या जो बहू है ना, या सारे ससुराल वालों का लूर काट दे है। तो लूर का मतलब क्या होया करे बच्चों? लड़की होया करे है। तो इस नृत्य के अंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक ऐसा नृत्य होता है जो रबी की फसल की बुआई का प्रतीक माना जाता है, ये सिंबल माना जाता है रबी की फसल की बुआई का। और जब रबी की फसल पक के तैयार हो जाती है, ठीक है ना, रबी की फसल जब पक के तैयार हो जाती है, उस समय भी बच्चों लूर नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बुआई का प्रतीक है और रबी की फसल पकने का प्रतीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब रबी की फसल पकती है, पकने की खुशी में मेरे बच्चों महिलाएं नाचती गाती हैं। और एक त्योहार भी मनाया जाता है, रबी की फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार। मतलब बच्चों गेहूं वगैरह काटने के लिए अपनी जो दराती वगैरह है, दाती जिसने कह दिया अगर हाँ गामा में, वह तैयार कर ली जा करे बल्कि दाती वगैरह तैयार करने का टेम होया करे वह होली फाग। ठीक है ना, तो होली फाग खेल के मेरे बच्चों उसके बाद खेता में जा के सारे के सारे हरियाणा के किसान बच्चों गेहूं काटना शुरू कर दिया करे हैं। तो होली फाग जो त्योहार आप मनावा, हाँ, वो रबी की फसल जब पक जावा है, पकने की खुशी में। ठीक है, और साथ के साथ ये भी बच्चों तुमने ध्यान रखना है कि भाई पकने की खुशी में एक नृत्य भी किया जाता है। पकने की खुशी में अभी तक गेहूं काटी नहीं है, पक के तैयार हो चुकी है बच्चों। पकने की खुशी में नृत्य, डांस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। डांस, नागिन डांस नहीं किया जाता, ठीक है, कहीं तुम नागिन लिख दो। डांस सबसे अच्छा कौन करती है? लड़कियां ही करती हैं भाई। लूर नृत्य जिसे बोलते हैं, लूर डांस। देखो यहाँ बुआई का प्रतीक है लूर डांस, और रबी की फसल पकने की खुशी में भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है लूर डांस। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, अब देखिएगा आप, पकने के बाद फसल हम काटने जाएंगे, और काटने की भी खुशी होगी बच्चों। काटने की खुशी होगी, सारे घर वाले बच्चों उछलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि नया अनाज घर में आएगा, पुराना अनाज हम खा के बच्चों 80-80 किलो के हो चुके होते हैं। ठीक है, तो पुराना अनाज घर में जो है समाप्त हो जाता है, नया अनाज घर में आ रहा है, ट्रालिया में भर भर के गेहूं लेके आवा। हाँ, और बच्चों फिर घर में एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है, फिर उस गेहूं गेहूं ना मेरे बच्चों आप क्या कराएंगे भाई, गेहूं ना पे डालेंगे टंकियां के अंदर। ठीक है, तो युद्ध कार्यक्रम एक घर में चला कर हमने बेरा है काटने की खुशी में। तो काटने की खुशी में मेरे बच्चों एक पर्व मनाया जाता है, और उस पर्व ने आपे कह दिया कर हाँ बैसाखी पर्व। कौन सा पर्व बच्चों? बैसाखी पर्व। और बैसाखी पर्व जो है ना, ये कितनी तारीख को? 13 अप्रैल को। तो हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व आता है।
अब तुम्हारे मन में आएगा गुरुजी हरियाणा सरकार इसको कहाँ मनाती है, तो हरियाणा सरकार इसको यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में मनाती है हर बार। हरियाणा सरकार इसको कहाँ मनाती है पर्व को, यादवेंद्र गार्डन। और यादवेंद्र गार्डन में तुम गए होगे बच्चों, अकेले ही गए होगे ना, तो यादवेंद्र गार्डन पंचकुला, तो यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला, यहां पर इसका हरियाणा सरकार 13 अप्रैल को क्या करती है, समझ गए, क्या करती है, आयोजन करती है, और क्या करेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखोगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गुरुजी कोई उदाहरण तो बता दो हम ना, कौन कौन सी होया करे हैं। चलो भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं, उनको यही नहीं पता कि गेहूं उगाता कौन है। ठीक है, ब्रेड सुबह सुबह उठ के बच्चों टोस्ट जो है सुबह सुबह खाते हैं, लेकिन लेकिन वो लड़कियां जो बोलती होंगी कि मम्मी टोस्ट लेके आना, उस लड़की को ये नहीं पता कि ये टोस्ट जो गेहूं के ब्रेड से बन रहा है, वो गेहूं किसान खेतों में उगा रहा है और किस प्रकार की फसल है। तो उदाहरण का पता होना चाहिए। जो शहर वाले बच्चे हैं शायद उनने इतना खेत के बारे में ज्ञान को नहीं होता भाई, लेकिन आपा न सारा ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि आप एक खेता तो परेशानी बहुत है, खेता में किसान का कोई भी माती नहीं है बच्चों, इसलिए किसान परिवार के बेटे ज्यादा सरकारी नौकरी ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई किसान जो इतनी मेहनत करता है ना, मेहनत के बावजूद भी उसको उस मेहनत का रेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो बेचारा कभी मंडियों में, कभी व्यापारियों के पास, कभी विधायकों के पास, कभी सरकार के पास, और फिर जाके थक हार के वापिस उन्हीं खेतों के अंदर जाके बैठ जाता है। तो जितने भी शहर वाले हैं मेरे भाई, उन नबेरा होना चाहिए कि भाई रबी की फसल के उदाहरण में सबसे मेन है गेहूं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, खाने वाली फसलों में गेहूं उगाया जाता है। गेहूं के बाद है बच्चों जो, जिसको बारले बोल देते हैं, बारले। ठीक है, बारले, जिसकी बियर वगैरह बनती है, जो की बियर बनती है बच्चों, ऐसा बोला गया है। ठीक है, बाकी बेरा नहीं क्या ही बना है। गेहूं, जो के बाद चना, चने के बाद मटर, मटर, मटर क्या होता है, हाँ तुम्हारी आंखों के जैसा होता है मटर। ठीक है, मटर जैसी आंख है तुम्हारी। तो गेहूं, जो, चना, मटर, सरसों, मस्टर्ड मेरे बच्चों, सरसों, सरसों के बाद आलू, आलू के बाद राई, और उसके बाद ईटीसी एटसेट्रा। तो कई बच्चे ये ना सोच ले कि ईटीसी भी फसल होती है। ईटीसी का मतलब एटसेट्रा, इत्यादि, और भी बहुत सारी फसल होती है भाई। ठीक है ना, और भी बहुत सारी फसल होती हैं। समझ में आ गई बात? एक बार सारे के सारे बच्चे किलकी मारो क्लास में जिसका समझ में आ गई है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये हमारी कौन सी फसल हो जाएगी लाडले बच्चों? रबी की फसल हो जाएगी। अब एक बार पेपर में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जिनको बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिनको बोते समय कम तापमान। अब नवंबर के अंदर बच्चों हम खिस्सी वगैरह उड़नी शुरू कर दिया, हाँ ठीक है, शाल वगैरह उड़ने शुरू कर दिया, हाँ टोपे तो को नहीं उड़ दे। तो जिनको बोते समय कम तापमान, अब टेम्परेचर कम होगा तभी तो आप मेरे बच्चों खेस कंबल उड़ के चलांगे गली में, तो कम तापमान। और काटते समय, बोते समय कम तापमान, और लाडले बच्चों काटते समय शुष्क वातावरण, यानी कि टेम्परेचर तो कम नहीं होता लेकिन वातावरण जो होता है ना वो शुष्क होता है। शुष्क वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है बच्चों। तो वो सारी की सारी फसलें आपकी रबी की फसल ही होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि नवंबर में बो रहे हैं तो भाई कम टेम्परेचर के समय बो रहे हैं, मार्च अप्रैल में काट रहे हैं तो वातावरण उस समय शुष्क हो जाता है। ठीक है ना, बताओ एक बार फटाफट, एक एक क्वेश्चन कवर करा रहा हूं दोस्त। रबी की फसल से क्वेश्चन आया तो समझ लीजिएगा, बिल्कुल पेन आपका सटीक गोले के ऊपर जाएगा।
बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे बच्चों। मीटर खींच के चलिएगा तुम लोग, ठीक है? बाकी बच्चों तक भी क्लास पहुंचाते रहा करो। रबी की फसल के बाद आ जाओ लाडले बच्चों। अब तुम्हारा मैं परिचय करवाता हूँ गर्मी वाली फसलों से, जो अपने हरियाणा के किसान खेतों में उगाते हैं। खरीफ फसलें। खरीफ फसलें। बच्चों, ये खरीफ फसलें जो होती है ना, तो जब इनको अच्छे से बोना हम शुरू करते हैं, उस समय घर के अंदर मेरे बच्चों मम्मा के घर से कोथड़ी आती है। कोथड़ी में पतासे, गेवर, फिरनी, ठीक है, और बालूशाही, घेवर, ये चीज आया करे बच्चों। उसने कोथड़ी कह दिया करा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज गाल के पहले मम्मा का घर तय एक बच्चों बैग आया करदा, और उस बैग ना पे हरियाणा में कोथड़ी कह दिया करा। समझ में आई बात? तो अब कोथड़ी कौन सा महीने में आया करा है? सावन के महीने में। सावन के महीने में कई खपीटरी से हैं जो नुकंदे होंगे, जेठ का महीना में आया करा है गुरु जी। अरे खपीटरो तो हमने को नहीं बेरा, ठीक है। हाँ जी, तारा किते जुगाड़ बैठेगा, और तारे भी मेरे बच्चों तारी ससुराल तय कोथड़ी आया करेगी, जीत बेरा पाटेगा, कोथड़ी के सौदा होया करे है। कोथड़ी का गलत दुख भी बहुत होया करे हैं। तो बालको वो भी ना होया करे सावन का महीना। तो तामने ध्यान रखना है, बस सावन यदि गर्मियां में आया करे है, तो गर्मियां की फसलों को जब हम बोएंगे तो सावनी फसलें बोलेंगे। कौन सी फसलें बोलेंगे इनको? सावनी फसलें इन्हें कहा जाता है। तो सावन गर्मियों के महीने में, तो बच्चों गर्मियों के महीने में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों उसके बाद ध्यान रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती है ना, इनको कब बोया जाता है? तो बोए जाने का समय याद रख लेंगे। बोए जाने का समय, गुरुजी बोए जाने का समय कौन सा होता है लाडले बच्चों? अब कई बच्चे जो है ना, अप्रैल में गेहूं काट के मई में बो देते हैं। वो बात आपकी ठीक है, मई में बोते हो, लेकिन जो फसल वैज्ञानिक है ना, कृषि वैज्ञानिक, वो बोलता है भाई इसको तुम्हें बोना है जून के अंदर, ठीक है ना, जून महीने के अंदर। तो जून जुलाई के अंदर इसको बोया जाता है। और काटे जाने का जो समय होगा, काटे जाने का समय होगा लाडले बच्चों सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में मेरे बच्चों खेत को कर देते हैं काट के साफ, क्योंकि रबी की फसल को बोने का आ जाता है समय। तो सितंबर अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। बच्चों आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछेगा कि जब मानसून आता है ना, मानसून, मानसून का मतलब बारिश वाला टाइम, जो गर्मियों में बारिश होती है दक्षिण पश्चिम से, तो बच्चों मानसून आगमन के समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो भाई मानसून जाड्या में थोड़ी आया है, गर्मिया में आया करे, जून का महीना में, तो जून का महीना में खरीफ की फसल बोओगे। तो मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें हैं। अच्छा, मैं हरियाणवी बीच बीच में बोल रही हूँ तो हमने कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि कई बच्चे जो भाई शहर में पढ़े लिखे हैं, उन हरियाणवी जो है ना जमा पसंद नहीं आती होगी। तो एक बार फटाफट बताओ, किसी बच्चे को आपत्ति तो नहीं है बीच बीच में मैं जो तामना हरियाणवी में पढ़ा दूं तो? है बच्चों? देखो पेपर हरियाणवी में नहीं आओगा, पेपर तो हिंदी में आओगा या इंग्लिश में आओगा, ठीक है। क्योंकि हरियाणवी कोई भाषा थोड़ी है, जब भाषा होती तो मेरे बच्चों हरियाणवी में भी पेपर आपे फिर लिया गड़ा। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जे तामने बीच बीच में मैं थोड़े बहुत हरियाणवी के शब्द फेंक फेंक के क्लास में चालूं तो? गुरुजी आप हमने रसगुल्ले कया करो। वाह भाई वाह, देखो कैसा नाम है, रसगुल्ले। लेकिन मेरे रसगुल्ले, गर्मी में रसगुल्ला के ऊपर कसूता पसीना आ रहा होगा, और जिस रसगुल्ला के ऊपर पसीना आ रहा हो बहुत बुंडा लग गया करे हो रसगुल्ला, मेरे बच्चों खाने ने जी नहीं करया करता गर्मिया में रसगुल्ला। सर्दियों में इसे नाम अच्छे लग गया करे हैं रसगुल्ले, ठीक है भाई। गाजर का हलवा, ये तो मैं हमने नींबू पानी कह सकूं हूँ, जलजीरा कह सकूं हूँ, इसे से नाम गर्मिया में मेरे बच्चों इसे से नाम सुहाओगे।
अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नंबर के बालक मिल रहे हो भाई, बिल्कुल धाकड़ बालक पा गए हो तुम। ठीक है, तो RWA के ऊपर धाकड़ बालका का आमना सामना हो गया है। मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें होती हैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ऐसी कौन सी फसल होती है जिनको बोते समय उच्च तापमान, मतलब जब हम बोएंगे जून में तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ऊंचा होगा, जिनको बोते समय उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, जिनको बोते समय उच्च तापमान और आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। और मेरे बच्चों ह्यूमिडिटी कब आएगी वातावरण में, जब बारिश आएगी। बारिश कब आएगी, जून जुलाई में। मानसून कब आएगा, जून जुलाई में। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जिनको बोते समय उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी फसलें बच्चों खरीफ फसलें कहलाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उदाहरण की। चलो आप लोग मेरे को उदाहरण बताओ, सारे के सारे किसान परिवार से आते हो तुम, तो मेरे को उदाहरण बताओ कौन कौन सी फसलें होती हैं, एग्जाम्पल दो फटाफट। गुरुजी सबसे मेन तो होती है धान, यानी चावल, जो पानी ज्यादा लेती है, गर्मी वाली फसलें पानी ज्यादा लेंगी, चावल। धान चावल। उसके बाद बच्चों गन्ना, बिल्कुल गुरुजी गन्ना। कॉटन, कपास, जूट मेरे बच्चों जूट। जूट, जूट कैसी फसल है, पेपर में पूछा गया था HSSC में, तो तुम बोलोगे जूट खरीफ की फसल है। ठीक है ना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे बच्चों। एक दो और बताओ तो हमें, बहुत बढ़िया। मूंगफली, मूंगफली, ठीक है ना। हाँ, तो मूंगफली मेरे बच्चों तुम सर्दियों में खाते होंगे। हाँ एक दो लड़की हो सकती है भाई वह गर्मियों में खा ले, लेकिन मूंगफली बालको सर्दी में खाने क्यों आग्रह है। और कोई चीज सर्दी में खाओगे तो गर्मी में बोओगे, तो गर्मी में बोओगे तो बालको वाह खरीफ की फसल होगी। मूंगफली के साथ साथ शक्करकंद, एक आधा खपीटरी सा भी होगा जो जून का महीना में मेरे बच्चों शक्करकंदी खांदा पाओगा भाई। ठीक है, तो यू शक्करकंद होया करे, शक्करकंद। और यू खान का होया करे भाई जाड्या में, तो गर्मिया में नहीं खाना है। ठीक है, तो शक्करकंद भी इसी में आ जाता है। और मेरे बच्चों मक्का, मक्का, मक्का भी गर्मिया में खावांगे। बाजरा, हाँ तो एक आधा खपीटर जून का महीना में भी बाजरे की रोटी खांदा पाओगा भाई, इसे से हथियार भी पड़े हैं हरियाणा में। ठीक है, तो बाजरा, तो ये सारी की सारी फसल तो हमने ध्यान रखनी है। और उसका बाद एटसेट्रा ला दियो अच्छा। ठीक है, और भी बहुत सारी फसल होती हैं। गुरुजी जूट कौन सी होती है, जूट एक रेशा होता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जूट के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल जो है ना जूट के लिए जाना जाता है। ठीक है, एचटेट के लिए हरियाणा जी के यही आएगी गुड़िया, अलग थोड़ी आएगी, यही आएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लेंगे गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो ये दो प्रकार की अपनी फसलें होती हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कृषि विधियां। तो कुछ विधियां पूछ ली जाती हैं, कृषि विधियां, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कृषि विधियों से संबंधित। और कल की क्लास में बच्चों इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। अब डेली जो है ना, आपने स्पीड देख ली होगी, डेली हम स्पीड बढ़ा के काम किया करेंगे, समय भी बढ़ा दूंगा। तो एक बार टाइम टेबल को देख के समय भी हम बढ़ाएंगे और आपकी एक क्लास और शुरू करेंगे ना। यानी कि मैं 1.5 घंटा आपको हरियाणा जी के पढ़ाया करूंगा, और फिर 1 घंटा जो है ना वो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू कर देते हैं, और फिर यूट्यूब के ऊपर हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। तो जितने भी बच्चे आप लाइव आए हुए हो, ठीक है, जितने भी बच्चे आप बड़ी संख्या में लाइव आए हुए हो, याद रखना मेरे बच्चों, RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, RWA स्टेट एग्जाम, जितने भी बच्चे लाइव हैं, क्योंकि
आपकी ऐसी तैयारी करवा देनी है, ऐसी तैयारी करवा देनी है कि आपको, जिन बच्चों को लगता था कि यार मैं सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकता, उनको भी ये लगने लगे कि हाँ भाई अब की बार बनेगी बात। तो मेरे बच्चों, रात 8:30 बजे से हरियाणा जीके की जबरदस्त प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है, क्योंकि यहां तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो यहां जो है वो हम करंट अफेयर, जो नए क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, आज से पहले जितने भी एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके से, वो सारे के सारे कवर करेंगे। अब ये क्लास जो होगी ना, ये आपकी बता दी जाएगी, एक दो दिन थोड़ा सा लाइट का इशू ठीक हो जाए, ठीक है ना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्लास के अंदर, तो इसलिए फिर लगातार उस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्लास हो सकता है आपका एक दो दिन के अंदर मैं शुरू कर दूं, ठीक है। तो आप लोग इस RW स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा लेना। पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक तुम्हें छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। और तुम नहीं छोड़ोगे तो थ्योरी हम यहाँ कवर कर लेंगे, क्वेश्चन हम वहां से कवर कर लेंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं कवर करना। उसके बाद मेरे बच्चों बल्ले बल्ले है। तो कृषि विधियां पढ़ेंगे। विधियों का मतलब होता है ढंग, यानी कि जिसको हम कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। यानी कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी करने का ढंग क्या कहलाता है भाई? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे ढंग पढ़ेंगे। तो इन ढंग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर। देखो, एग्री, एग्री के बाद जुड़ा है कल्चर। कल्चर का मतलब विधि होता है, ढंग होता है, तौर तरीका होता है। तो मेरे भाई, एग्रीकल्चर क्या होगा? खेती बाड़ी करने का तरीका। खेती बाड़ी करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। और खेती बाड़ी करना मतलब है भूमि की जुताई करना, भूमि को खोदना, भूमि की क्या करना बच्चों? गुरुजी जुताई करना, भूमि की जुताई करना, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद एपीकल्चर या एपीकल्चर बोल सकते हो। एपीकल्चर मेरे बच्चों, एपीकल्चर क्या होगा? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी तो जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं गुरुजी। मधु को तो जानते हैं, मक्खी तो हमारे घर में बहुत ज्यादा है। तो मेरे बच्चों, ये वो मधु नहीं है, ये वो मधु है यदि काट लेगी तो मेरे बच्चों सुझा देगी, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन आपका क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचेंगे गुरुजी आप बिरड़ तो नहीं है जिसके ऊपर गाना आया था, बिरड़ लड़गी बिरड़ लड़गी। बालको या बिरड़ को नहीं होती, बिरड़ एक अलग चीज होया करे और मधुमक्खी एक अलग चीज होया करे जो शहद दिया करे है, ठीक है। शहर वाले बालका की बात है, गांव वाले ने तो सारा बेरा है। गांव वाले खपीटर नहीं काबू आऊंगे किसी का, उन सारी चीजा बेरा है भाई, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाएगा? एपीकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों मेरी कल्चर। कौन सा कल्चर आ जाएगा? मेरी कल्चर आ जाएगा, ठीक है ना, मेरी कल्चर आ जाएगा। तो मेरी कल्चर क्या हो जाओगा? यू हो जाओगा मेरे बच्चों, समुद्री जीवों का पालन। समुद्री जीवों का पालन करना, जैसे मूंगा है, गेंगा है, यदि आप इनकी खेती कर लेते हो, इनको पाल लेते हो, ठीक है, तो मेरे भाई उसको मेरी कल्चर बोल देंगे। उसके बाद आ जाओ विट्टी कल्चर। विट्टी, विट्टी कल्चर मेरे बच्चों, ठीक है। अंगूर, अंगूर तो आप लोगों ने बच्चों खाए होंगे, बिल्कुल खाए हैं गुरुजी। तो अंगूरों की खेती करना, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का उत्पादन, ठीक है, विटिकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर बच्चों, पीसी कल्चर। तो लाडले बच्चों, पीसी कल्चर क्या हो जाएगा? सर पीसी का मतलब होता है मत्स्य, मत्स्य पालन करना, ठीक है।
उसके बाद आ जाओ सिल्वी कल्चर। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे ना, ये इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आते हैं, है ना। हाँ, जो वन वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, वहाँ भी पूछा जाता है कि भाई क्या होता है पीसी कल्चर, क्या होता है वीटी कल्चर, क्या होता है सिल्वी कल्चर। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण करना, वनों को बचाए रखना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, सिल्वी कल्चर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक है गुरुजी, सीईटी का पेपर कब होगा? सीईटी का पेपर कब होगा? जिस दिन अपना सिलेबस पूरा होगा उसी दिन पेपर होगा, इतना नहीं होने देता हूँ, टेंशन ना ले तुम, ठीक है। हाँ, सिल्वी कल्चर के बाद देखो फ्लोरी कल्चर। गुरुजी यू के सिस्टम है, सिस्टम कोनी बाल को यू भी ढंग है। अर्जे तामे फूलों की खेती करोगे तो बड़ा काम आओगा मेरे बाल को। फुल फ्लोरी, फ्लोरी का मतलब क्या होता है? फूलों की खेती। अर्जे तामे फूलों की खेती करना शुरू कर दोगे तो बालको ना तो तामने वरमाला लेके आनी बाजार मत है, ना तामने गाड़ी सिंगरवानी बाजार में, बालको खेत में खड़े होके तामे अपनी मनपसंद की वरमाला लेके जाइयो, ठीक है। वरमाला वधु माला जो भी तामे सोचो, ठीक है। हाँ, तो फ्लोरी कल्चर, फूलों की खेती का बहुत फायदा है। फ्लोरी के बाद ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ओलेरी से बच्चों फील आ रहा है ऑयल का, और ऑयल में हम क्या करते हैं? सब्जियां, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? सब्जियों की खेती, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाएगा आपका बच्चों? ओलेरी कल्चर कहलाएगा, ठीक है ना। ओलेरी के बाद पोमो कल्चर। पोमोग्रेनेट क्या होता है बच्चों? गुरुजी ये होता है सबसे खतरनाक फल। बिल्कुल भाई, अनार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पोमो कल्चर क्या होगा? फलों का उत्पादन। और फल सब्जी जब बड़े क्षेत्र में सिस्टेमैटिक ढंग से उगाए जाएं तो उसको बोल दिया करते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा? बागवानी, बागवानी तैयार करना। तो आपको ध्यान रखना है, बागवानी तैयार करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है लाडले बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो होता है ना, वो होता है केंचुआ पालन। तो यदि आप केंचुए पालोगे तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। उसके अलावा मेरे बच्चों हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रा होता है जल, तो जल में पौधे उगाना। और बच्चों यदि जल में पौधे उगा रहे हो तो इसका मतलब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो बिना मिट्टी पौधे उगाना भी बोल देंगे और जल में पौधे उगाना भी बोल देंगे। तो जब जल में पौधे उगाए जाते हैं बिना मिट्टी की सहायता से, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोल दिया जाता है। गुरुजी इसके अलावा लाडले बच्चों, इसके अलावा याद रख लेना तुम एरोपोर्टिक। गुरुजी ये क्या सौदा है? भाई सौदा सादा कुछ नहीं है, पेपर में पूछा जाओगा। एरो का मतलब होया करे हवा, और हवा में पौधे उगाना क्या कहलाता है? एरोपोर्टिक। गुरुजी हवा में भी पौधे उगते हैं? बिल्कुल उगते हैं भाई साहब, लेकिन देखने के लिए अमीर बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अमीर घर के लोग हैं वो अपने घरों की छतों के ऊपर इस तरीके से बागवानी करते हैं, इस तरीके से बच्चों सुंदरता वाले पौधे लगाते हैं जो जमीन सरफेस से ऊपर लगाए जाते हैं। मतलब घरों की छत पे है तो सरफेस से तो ऊपर ही है ना, तो वो हवा में चीज हो जाती है, उसको एरोपोर्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोपोर्टिक, ठीक है ना। हाँ, तो ये अमीर घर के चौंचले होते हैं कि भाई वो नेचर के करीब रहना चाहते हैं, प्रकृति के नजदीक रहना चाहते हैं। पैसे के नजदीक तो वो हैं, लेकिन प्रकृति उनसे दूर चली जाती है। इसलिए वो प्रकृति के नजदीक आने के लिए, अपने घरों को सुंदर दिखाने के लिए
मेरे बच्चों वो दीवारों के ऊपर भी पौधे लगा देते हैं। एक खास तरीके का मैट आता है जिसकी संस्था पुणे के अंदर है, और वो मैट जो है ना वो आपका वाटर प्रूफ होता है, ना तो दीवारों को खराब करता है ना छतों को खराब करता है। और जो भी पोषक तत्व उन पौधों को चाहिए वो स्प्रे से, बच्चों ऐसा नहीं है कि ओड़ा है पूरा का पूरा नाका काट देंगे पानी का, ठीक है ना, ना स्प्रे कर करके मेरे बच्चों उनको जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो पानी के माध्यम से उन पौधों को दे दिए जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, यदि किसी ने ऐसे काम कर रखा है इसका मतलब तुम्हें अमीर हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कहीं तुम भी छत के ऊपर ले जाके एक पीपल का पेड़ लगा दो मेरे बच्चों और घर क्या ना नु कह दो हमें एरोपोर्टिक करा, हाँ तो बालको वह छात भी जाती रहेगी जो अपने सिर के ऊपर है, तो तमें छात के ऊपर इसी से पौधे ना लगाइयो, एरोपोर्टिक अमीरा ना करने दो। आपे बच्चों जमीन के ऊपर ओलेरी कल्चर कर लेंगे, पोमो कल्चर कर लेंगे, हॉर्टिकल्चर कर लेंगे, सिल्वी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बहुत कल्चर हाँ अपने दो रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और आप लोग मेरे बच्चों लगातार तैयारी कीजिएगा विश्वास के साथ, आपका सिलेबस भी पूरा होगा, और ऐसा सिलेबस जहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे वो आपको सिलेबस करवाया जा रहा है इस दंगल बैच के अंदर। चलेगा बच्चों, थैंक यू।